स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रीतम चौधरी पे। इस प्लेटफॉर्म पे अभी हम स्टडी कर रहे हैं वीडियो मेंस की, जिसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में है इम्पोर्टेंट हैं उनको वन बाय वन स्टडी करते जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, जो लोग चैनल के लिए नए हैं तो मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे अभी तक जो वीडियो मेंस के इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के, साइंस के इम्पोर्टेंट और कृषि वाला जो आपका टॉपिक है, सभी इम्पोर्टेंट लगभग जो टॉपिक्स हैं उन पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट थिंग, आज का जो टॉपिक है वो मैंने कमेंट सेक्शन और मुझे खुद को भी, जैसे मैंने पिछली टाइम बात की थी, राजनीतिक इतिहास से संबंधित जो प्रमुख स्मारक हमने किए थे, उसके बाद में हमारा नंबर आता है सांस्कृतिक इतिहास के प्रमुख लैंडमार्क और स्मारक। दोनों की दोनों, जो एक तो होते हैं आपके लैंडमार्क और एक होते हैं आपके स्मारक। तो लैंडमार्क और स्मारक के मतलब क्या है? देखिए, लैंडमार्क कुछ भी हो सकता है। लैंडमार्क का मतलब होता है वो महत्वपूर्ण जगह है जिसपे कुछ महत्वपूर्ण घटना घटित हुई हो या फिर उस पे कुछ महत्वपूर्ण बनाया गया हो। और स्मारक होते हैं स्मृति के अंदर या फिर किसी चीज को जो है दिखाने के लिए बनाया गया प्रमुख कलाकृति होती है स्थापत्य की दृष्टि से, वो आता है आपके स्मारक के अंदर। आज के इस टॉपिक में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जो आपके प्राचीन भारतीय इतिहास का है। देखिए, ये इतना वास्ट टॉपिक है, इसको अगर मैं कहूँ कि मैं एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो उसमें कुछ ना कुछ आपसे छूट जाएगा। तो हम इसको 2 क्लास में पूरा करेंगे। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, इसके अंदर हमारी जो सभ्यता है और जो प्राचीन मंदिर हैं और प्राचीन जो गुफाएं हैं, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, स्तंभ, शिलालेख, उनको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी, जो कि मैं बहुत जल्द ही लेके आऊंगी इस टॉपिक पे, और आप लोग भी सुझाव दीजिएगा इसके बारे में कि नेक्स्ट क्लास इससे संबंधित लानी है या नहीं, या जो भी और कोई टॉपिक हो, क्योंकि मुझे तो ये इम्पोर्टेंट लगता है ये टॉपिक। और इसमें एक साथ बहुत सारी चीजें कवर भी हो जाती हैं, हिस्ट्री वाला सेक्शन भी कवर हो जाता है और कुछ कुछ आपका जो है बाकी आर्ट कल्चर तो ये इसमें है ही। तो हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मध्यकालीन भारत के अंदर मुगल सल्तनत काल, ये सब आएगा, इसके जो स्मारक और लैंडमार्क होंगे। और जो हमारा मॉडर्न इंडिया है, उसके मॉडर्न इंडिया में भी कौन सा वाला, ब्रिटिश काल वाले की अगर मैं बात करूं तो उसकी बात कर रही हूँ, उसके लैंडमार्क और स्मारक। राजनीतिक एक डिफरेंट चीज थी, ये जो है ये आपको हम 2 पार्ट में यहाँ पे आप और हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके लैंडमार्क और स्मारक के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये हमारे बिल्कुल इस टॉपिक के लिए सुटेबल है यहाँ से स्टार्ट करना, क्योंकि इससे प्राचीन तो हमारे भारत के अंदर है नहीं लैंडमार्क। तो हम अगर शुरुआत करें तो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो लैंडमार्क्स हैं उनसे शुरू करते हैं। तो खोजकर्ता कौन थे सिंधु घाटी सभ्यता के? श्री दयाराम साहनी। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 4 जगहें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है लैंडमार्क के तौर पे। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का, उत्तर की दिशा में सबसे अंतिम कहाँ पे मिलते हैं अवशेष, तो वो है मांडा। तो मांडा भी कहा जाता है और मांदा भी कह देते हैं। मांदा इज मोर एप्रोप्रिएट, जम्मू और कश्मीर में। पश्चिम के अंदर है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है। बलूचिस्तान इज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वहां पे। पूर्व के अंदर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर। तो यानी कि इस तरीके से इनको मिला देंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इस क्षेत्र के अंदर फैली हुई थी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के इनके छोर बिंदु हैं ये। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके प्रमुख नगर कौन कौन से थे? सभ्यता तो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, और नगर इसके अंदर प्रमुख तौर पे कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। ये जो 6 प्रमुख नगर थे, ये किसके
काल में थे ये सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, सिंधु नदी के किनारे के आसपास का जो क्षेत्र था उसके अंदर जो बसी हुई सभ्यता थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट किसका लेके चल रहे हैं, लैंडमार्क्स का लेकर के चल रहे हैं, स्मारकों का लेके चल रहे हैं, तो हिस्ट्री वाला सेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा मैं नहीं इंक्लूड कर रही हूँ कि कौन सी सदी में क्या था, थोड़ा जो इंपॉर्टेंट होगा वो ले लेंगे। नेक्स्ट जो है सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी पद्धति पे थी, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई थी वो थी आपकी ग्रिड पद्धति पे। ग्रिड कौन सी थी, ये वाली, जिसके अंदर इस टाइप से यहाँ पे मकान बने हुए हैं, यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे इस प्रकार से। लिपि कौन सी यूज करते थे इस काल में, भाव चित्रात्मक लिपि यूज करते थे। मुख्य रूप से जो फसलें थी गेहूं और जौ थे, हालांकि कुछ जगहों पे चावल के भी अवशेष मिले हैं। और इसके बारे में हम क्या पढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख जगहें इंडिया के अंदर, भारत में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो पाकिस्तान वाले एरिया में आता है, मोहनजोदाड़ो और बाकी जो एरिया है वो पाकिस्तान में आता है। लेकिन भारत के अंदर जो है इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्रमुख अवशेष कहाँ कहाँ पे कौन सी जगहों पे मिले हैं उसकी बात करते हैं। तो रंगपुर, इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने, और ये है आपका काठियावाड़ गुजरात में। रोपड़ जगदत्त शर्मा के द्वारा खोज की गई थी, ये पंजाब के रोपड़ में है। लोथल, इसकी अगेन जो है रंगनाथ राव ने की थी, लोथल जो है अहमदाबाद गुजरात में है। वनमाली जो है वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज की थी, सार हरियाणा में है। और धोलावीरा जो कि काफी प्रसिद्ध है, अभी हाल ही में यहाँ पे जो है उत्तम जो नाव जो आपकी नाली प्रणाली है पानी की ड्रेनेज की, उसकी खोज हुई थी, वो कहाँ पे है, कच्छ गुजरात के अंदर है। तो ये हमने ओवरव्यू लिया हमारे फर्स्ट लैंडमार्क जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है आपका, जैसे कि हमने बात की थी 6 में से एक हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो इंडिया में ज्यादा मिलते हैं। इसके अंदर सर्वाधिक जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं वो है गुजरात के अंदर, रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता जो है विकसित हुई थी, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स ने की थी, दयाराम साहनी प्लस माधव स्वरूप वत्स ने। अब हम बात कर लेते हैं हमारा राजस्थान स्पेसिफिक इसका सेक्शन, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हमारे राजस्थान में क्या खास है। तो राजस्थान में भी जो हमने 6 शहर पढ़े थे उनमें से एक कालीबंगा या कालीबंगन जिसको कहते हैं, उसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष बहुतायत में मिले। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, ये एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर किले से घिरा हुआ है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या होता था, पूरा शहर 2 हिस्से में बटा होता था, राजा, उसका परिवार, मंत्री, जितना भी राज परिवार सिस्टम था वो रहता था कुछ ऊंचाई वाले हिस्से पे, और वो एक प्राचीर से घिरे रहते थे, यहाँ पे रहते थे। बाकी जो आम जनता थी वो निचाई वाले हिस्से में रहती थी, और इनके चारों ओर किसी भी प्रकार की सुरक्षा दीवार नहीं होती थी, ओपन एरिया में होते थे। लेकिन ये एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर यानी कि जहां पे आम लोग रहते थे उसको भी किले से घिरा हुआ है, यानी कि दीवारों से कंप्लीटली घिरा हुआ था सुरक्षा की दृष्टि से। यहाँ पे अन्य अवशेष जो मिले हैं वो खेत जोतने के और अग्नि पूजा के प्रमाण हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है खेत जोतने से संबंधित प्रमाण निम्न में से किस में मिले हैं, तो वो है आपका कालीबंगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अग्नि पूजा के जो सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अवशेष जो हैं वो कहाँ पे मिले हैं, तो वो भी है आपका कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आपके प्राचीन स्मारक प्लस लैंडमार्क मैंने साथ में लिए हैं, ये प्राचीन इतिहास वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया एक और क्लास के अंदर मध्यकालीन और आधुनिक भारत के जो होंगे, आधुनिक इन द सेंस ब्रिटिश काल वाले, वो हम इंक्लूड करेंगे। सांस्कृतिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट, सप्त पगोड़ा,
सप्त पगोड़ा कहाँ पे है? महाबलीपुरम, और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सप्त पगोड़ा जो है एक ही पत्थर से तराश करके बनाए गए मंदिर हैं। ये ओवरऑल तो 8 की संख्या में है, लेकिन जो 7 हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हैं, महाबलीपुरम में है। पल्लव शासकों के द्वारा, पल्लव शासकों में से भी नरसिंह वर्मन प्रथम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। रथ जो है सप्त पगोड़ा में मैंने बताया कि क्या है, रथ मंदिर है, एक ही शिलाखंड से तराशे हुए मंदिर हैं ये। इसमें धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, सहदेव रथ, गणेश रथ। फिर इसके बाद में जो अलग नाम है याद करने की दृष्टि से, वल्लई कुट्टी और सीदरी रथ के साथ में एक छोटा द्रौपदी रथ भी है। तो ये टोटल जो है इनको कहा जाता है सप्त पगोड़ा। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। अगर आपसे सप्त पगोड़ा की जगह पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लैक पगोड़ा कहाँ पे स्थित है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ब्लैक पगोड़ा कहते किसको हैं। ब्लैक पगोड़ा कोणार्क सूर्य मंदिर को कहते हैं, जो कि कहाँ पे है? आपका उड़ीसा में है। सो नेक्स्ट आपका जो है प्राचीन इतिहास के प्रमुख लैंडमार्क में आता है बोध गया, वेरी इंपॉर्टेंट। बोध गया क्या है? बिहार के गया जिले के अंदर वो जगह है जहां पे महात्मा बुद्ध को जो है निर्वाण की, यानी कि उनको ज्ञान हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस जगह को बोलते हैं बोध गया। यहाँ पे महाबोधि मंदिर बना हुआ है। तो क्वेश्चन दोनों तीनों तरीके से पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से। सो हम सभी जो फैक्ट्स हैं उनको याद कर लेते हैं। बोधि वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये बोध गया में ही है, और इसके पास में बना हुआ है महाबोधि मंदिर। ये फल्गु नदी के किनारे है, फल्गु नदी के किनारे है। अब जब बात हो रही है बोध गया की, और ये हमने हमारा एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, तो इसी के साथ में अटैच हो जाती हैं 4 और लैंडमार्क्स, 4 और जगहें जहां पे प्रमुख बौद्ध सभाएं हुई थी, जहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट जो है बौद्ध सभाएं हुई थी। तो उनको एक बार देख लेते हैं हम। देखिए, प्रथम जो हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, उसी वर्ष के अंदर राजगृह के अंदर हुई थी ये। और शासक उस टाइम पे थे अजातशत्रु, यानी कि अजातशत्रु ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। द्वितीय हुई थी 100 साल बाद में 383 ईस्वी पूर्व, ये वैशाली में हुई थी, शासक थे कालाशोक। और तृतीय हुई थी 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में, अशोक के टाइम पे, महान राजा अशोक। और ईसा की प्रथम शताब्दी, नॉट एग्जैक्टली टेल्ड, ईसा की जो प्रथम शताब्दी है उसमें कुंडलवन के अंदर कनिष्क, जो कि कहाँ पे है? कश्मीर में है ये। यहाँ पे जो है कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल के अंदर चौथी और अंतिम बौद्ध सभा का आयोजन किया था। इन सभाओं में जो किया गया था वो सब हमारे हिस्ट्री वाले सेक्शन का पार्ट है, यहाँ पे हम लैंडमार्क के तौर पे इनको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट लैंडमार्क बुद्ध काल का, वो आता है कुशीनारा। कुशीनारा या कुशीनगर जिसको बोल देते हैं, ये देवरिया उत्तर प्रदेश में है, जहां पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति, जो कि सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है, ये कहाँ पे है? श्रवणबेलगोला के अंदर। श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक में है। इसका निर्माण जो है 10वीं सदी के अंदर करवाया गया था, और गंग वंश के शासक ने करवाया था। आपको 2-3 फैक्ट होने चाहिए। 10वीं सदी में श्रवणबेलगोला के अंदर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया गया था, और गंग वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था। अब बात कर लेते हैं, लैंडमार्क्स की बात आए और बौद्ध गुफाओं की बात ना हो तो कुछ अधूरा रहता है। तो प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं, प्रसिद्ध बौद्ध गुफाओं में से आपके सबसे पहले जो आती है वो है आपकी बाघ की गुफा। बाघ की जो गुफा है वो मध्य प्रदेश के अंदर धार में है, धार जिले के मध्य प्रदेश में है बाघ की गुफाएं। इसमें से जो गुफाएं उनमें कुछ 3 नाम इंपॉर्टेंट हैं, पांडव गुफा, हाथी खाना और रंग महल।
अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हाथी खाना, पांडव गुफा और रंग महल जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? तो ये बाघ की जो गुफाएं हैं, यहाँ पे मल्टीपल संख्या में जो गुफाएं हैं उनमें से ही उन गुफाओं के नाम हैं। तो ये आपके धार मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आती हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर हैं। अजंता की गुफाओं में टोटल 29 बौद्ध गुफाएं हैं और एलोरा की गुफाओं में 34 बौद्ध गुफाएं हैं। अब देखिए, ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये 29 की 29 किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म की गुफाओं को माना गया है इनको, कि बौद्ध भिक्षु यहाँ पे रहे थे और बौद्ध धर्म का जो कार्य होता था वो सारा होता था अजंता की गुफाओं में। जबकि एलोरा की जो गुफाएं हैं 34 गुफाएं, ये सिर्फ बौद्ध की नहीं है, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म तीनों से संबंधित गुफाएं हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। जगह से क्वेश्चन पूछना वो थोड़ा सिंपल हो जाता है, अंदर जाके यदि क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, पेपर का लेवल बढ़ा रहे हैं, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आती है बाराबर की गुफाएं। बाराबर की जो गुफाएं हैं वो गया जिले बिहार के अंदर स्थित हैं। यहाँ पे दो पहाड़ियां हैं, एक तो बाराबर की पहाड़ी और एक नागा अर्जुन। दोनों पहाड़ियों के नाम है बाराबर और नागा अर्जुन। इनके अंदर जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु वो रहते थे, तो उनकी गुफाएं हैं। नेक्स्ट आती हैं सुदामा और सोनभद्रा। सुदामा गुफाएं और सोनभद्रा गुफाएं ये भी कहाँ पे स्थित हैं? आपकी बिहार में है। अब हम भारत में अन्य जगह पर जो इम्पोर्टेंट गुफाएं यानी कि जो केव्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, अन्य इम्पोर्टेंट केव्स की। तो चंदा देवी की जो गुफाएं हैं वहां पे महासमुंद छत्तीसगढ़ में है। चंदा देवी गुफाएं कहाँ पे है? महासमुंद छत्तीसगढ़ में है। अमरनाथ गुफा हमें पता है कश्मीर में है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो मुंबई महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में एक आइलैंड है, एक द्वीप है, वहां पे एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। इनको राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा बनाया गया था। टोटल 7 हैं। एलिफेंटा के अंदर कितनी गुफाएं हैं? 7 हैं। और इनको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, विश्व की जो सांस्कृतिक धरोहर स्थल का दर्जा भी एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। बादामी की गुफाएं हमें पता है बादामी कर्नाटक के अंदर हैं और इन गुफाओं में भगवान विष्णु, भगवान शिव और जैन धर्म से संबंधित जो हैं मूर्तियां, उनके चित्र, उनकी शिक्षाएं वो सब हमें मिलते हैं। वराह गुफाएं, वराह गुफाएं जो है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम हमने पहले भी पढ़ा था। महाबलीपुरम में सप्त पगोड़ा है, तो वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और बोरा की जो गुफाएं हैं वो हैं आपके आंध्र प्रदेश में। अब हम एक इम्पोर्टेंट जो है परशुराम महादेव गुफा मंदिर, परशुराम महादेव गुफा मंदिर जो है हमारे राजस्थान में ही है और ये राजसमंद और पाली का जो बॉर्डर है वहां पे अरावली की पहाड़ियों में ये स्थित है। कुंभलगढ़ के किले से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे ही ये परशुराम महादेव मंदिर स्थित है। इसे मेवाड़ के अमरनाथ भी कहते हैं। मेवाड़ के अमरनाथ के नाम से भी इस मंदिर को बुलाया जाता है। भीमबेटका, भीमबेटका जो है ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश के अंदर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? रायसेन नाम से जो जिला है मध्य प्रदेश का वहां पे स्थित है भीमबेटका नाम की पर्टिकुलर जगह पे। रातापानी अभ्यारण्य के अंदर स्थित है ये पर्टिकुलर जगह किस में आती है? ये रातापानी अभ्यारण्य है, तो यहाँ पे कहीं पे ये स्थित है। ये इसलिए इतना प्रसिद्ध है भीमबेटका, ये शैल चित्रों, शैल चित्र क्या होते हैं? पत्थर पे बनाए हुए चित्र, उनको बोलते हैं शैल चित्र। तो ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और ये शैल चित्र भारत के प्राचीनतम शैल चित्र कहा जाता है इनको, यानी कि सबसे प्राचीन
पत्थर पे उकेरे गए जो शैल चित्र हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? भीमबेटका के अंदर पाए जाते हैं। यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थल का जो है दर्जा 2003 में दिया। भीमबेटका के इन शैल चित्रों के और इन गुफाओं के खोजकर्ता कौन हैं? विष्णु श्रीधर वाणक्कर। विष्णु श्रीधर वाणक्कर जो हैं वो इस जगह के खोजकर्ता माने गए हैं। नेक्स्ट आपकी आती हैं अर्जुन गुफा। अर्जुन गुफा, अर्जुन गुफा भी बोलते हैं इसको और अर्जुन गुफा भी बोलते हैं। ये है आपकी कुल्लू के अंदर। इसमें जो है अर्जुन की विशाल प्रतिमा पाई गई है। उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं जो हैं आपकी पाई जाती हैं मध्य प्रदेश के अंदर। उदयगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है उस क्षेत्र में है उदयगिरी हिल्स, उदयगिरी की पहाड़ियां। तो मध्य प्रदेश वाली साइड तो जो है उनको कहा जाता है, जो गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से और अन्य धर्म से संबंधित, उनको तो कहा जाता है उदयगिरी की गुफाएं। और जो जैसे कि ये मध्य प्रदेश और यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ है, ये एमपी है, तो इस बॉर्डर वाले एरिया की बात कर रही हूँ। तो इस साइड वाले में तो कहा जाता है इनको सिंपली उदयगिरी की गुफाएं, और इधर जो है ये उदयगिरी और खांडगिरी ये आपकी आती हैं छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। पहले हम देख लेते हैं उदयगिरी की। ये बेतवा व बेस नदियों के बीच में स्थित है और परमारों के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं किसके द्वारा? परमारों के द्वारा कुल 20 गुफाओं का निर्माण यहाँ पे करवाया गया। यहाँ पे जैन धर्म, शिवजी और वराह है और वैष्णव, यानी कि यहाँ पे किसकी गुफाएं नहीं है? बौद्ध धर्म की गुफाएं नहीं है, जैन धर्म की हैं, शैव संप्रदाय की हैं, विष्णु यानी वैष्णव संप्रदाय की हैं और वराह की हैं। उदयगिरी और खंडगिरी ये जैसे मैंने बताया था ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, सॉरी नॉट छत्तीसगढ़, जो आपका यहाँ पे उड़ीसा वाला सेक्शन है, कहाँ पे है ये? उड़ीसा वाले में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास में है उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख की, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स के अंदर आते हैं। शिलालेख, शिलालेख की बात हो तो सबसे पहले हमारे जुबान पे आता है अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख में टोटल संख्या में कितने हैं? 14 शिलालेख हैं। और स्तंभ लेख कितने हैं उनके? 7 स्तंभ लेख हैं। तो हम 14 के 14 याद करने की जरूरत नहीं है, हमें जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। अशोक के जो शिलालेख हैं इसमें 14 में से 4th जो शिलालेख है उसमें भेरी घोष और धम घोष, ये क्या है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित उनकी शिक्षाओं से संबंधित जो है घोषणाएं हैं, भेरी घोष और धम घोष। 7th और 8th के अंदर जो है शिलालेख में अशोक के द्वारा की गई तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि अशोक ने इससे संबंधित तीर्थ यात्रा की थी, इसका वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है? तो अशोक के 7th और 8th जो शिलालेख हैं उनमें मिलता है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या है। धम्म का मतलब है धर्म, तो धर्म बौद्ध धर्म के अनुसार क्या है? वो जो है सत्य बोलना, सही आचरण करना, ये सब क्या आता है? धम्म की व्याख्या में आता है कि एक मनुष्य को अच्छा जीवन किस प्रकार से बिताना चाहिए, तो ये आता है धम्म में। और धम्म की जो व्याख्या है वो किस में की गई है? 11वें शिलालेख में की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की चर्चा की गई है। यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन हमें कौन से शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है? तो वो है हमें अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक जो है बहुत ही एम्बिशियस जो है राजा रहे थे, उन्होंने बहुत युद्ध लड़े थे, लेकिन इस युद्ध के पश्चात जो है नरसंहार देख करके उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। उन्होंने शांति प्रेम के मार्ग पे चलने का निश्चय लिया था। उसका जो वर्णन है वो 13th शिलालेख में हमें मिलता है। स्तंभ लेख है टोटल 7 और ये ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे हैं। और ये जो है शिलालेख वो ब्राह्मी प्लस ख्रोष्टी लिपि
और जो ग्रीक है इनमें कॉम्बिनेशन में है, अकेली ब्राह्मी में नहीं है, जबकि स्तंभ लेख है वो सिर्फ ब्राह्मी लिपि में है। कौशाम्बी का जो अभिलेख है इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। जो अलग से अभिलेख लिखवाए थे अशोक ने उनमें से एक है कौशाम्बी अभिलेख और उसी को कहते हैं रानी का अभिलेख। ये भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। जूनागढ़ रोक शिलालेख, देखिए जूनागढ़, यहाँ पे कौन से वाले जूनागढ़ की बात कर रहे हैं हम? राजस्थान के बीकानेर जूनागढ़ किले की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जूनागढ़ के अंदर गुजरात वाले जूनागढ़ की। गुजरात में जो जूनागढ़ एरिया है उसकी। यहाँ पे दो प्रकार के आपको शिलालेख मिले हैं, पहला तो रुद्रदमन का जूनागढ़ लेख और दूसरा है गिरनार शिलालेख। ये संस्कृत भाषा में है और शक वंश के राजाओं के द्वारा लिखवाए गए हैं। शक वंश याद रखना है आपको, जूनागढ़ कौन सा वाला? गुजरात वाला याद रखना है। और रुद्रदमन का जूनागढ़ लेख और गिरनार शिलालेख ये दोनों किस भाषा में है? संस्कृत भाषा के अंदर है। मेहरौली लोह स्तंभ, मेहरौली लोह स्तंभ जो है ओरिजिनली ब्यास नदी के पास में था, लेकिन अभी इसको कहाँ पे है? ये दिल्ली में, इसको दिल्ली ले जाया गया। और ये लोहे का बना होने के बावजूद जो है चमत्कारिक रूप से इतना पुराना होने के बावजूद इस पे जो है रस्टिंग नहीं होती है, जंग नहीं लगता है। ये एक अचंभे की बात है। मेहरौली लोह स्तंभ ये लोहे का बना हुआ है। इसके ऊपर जो है मेहरौली लोह स्तंभ पे चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, उनकी जो है वर्णन मिलता है मेहरौली लोह स्तंभ पे। किसके बारे में है? ये चंद्रगुप्त के बारे में। नाना घाट शिलालेख, ये कहाँ पे है? आपका महाराष्ट्र में है। हल्मीडी जो शिलालेख है ये हासन, हासन कहाँ पे है? कर्नाटक में है। क्योंकि ये जो शिलालेख हैं इनके अंदर की विषय वस्तु इतनी इंपॉर्टेंटली नहीं पूछी जाती है, बस हमें इनके नाम से ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे स्थित है। इसके अलावा तो आप और हम भी जानते हैं कि आर्ट एंड कल्चर चाहे वो राजस्थान का हो चाहे वो इंडिया का हो, ये क्या होता है थोड़ा सा मतलब बहुत विस्तृत दायरा होता है इसका। हम कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि हम जो इम्पोर्टेंट सारे हैं उनको कवर कर लें, तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मैं फिर से कहती हूँ कि इसका बहुत विस्तृत दायरा है, बहुत अलग अलग चीजें और भी यहाँ पे पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन समय की अनुसार और परिस्थिति अनुसार और जितना हम अनुमान लगा सकते हैं उसके अनुसार हम जो कवर कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम हम कवर कर सकते हैं। हल्मीडी जो शिलालेख है वो हासन कर्नाटक हमने बात कर ही ली। इसके बाद में आता है आपका मंदसौर। मंदसौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। हुण राजा मिहिर कुल एवं यशोधर्मन की, हुण राजा मिहिर कुल पर यशोधर्मन की जीत का उल्लेख इसमें होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में हुण शासक जो है मिहिर कुल पर यशोधर्मन की जीत का उल्लेख मिलता है? तो वो है आपका मंदसौर शिलालेख या मंदसौर अभिलेख भी इसको बोल देते हैं, जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में। इसकी विषय वस्तु इंपॉर्टेंट थी तो मैंने इंक्लूड कर ली। एक चोल शिलालेख, एक चोल शिलालेख जो है ये तमिल और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, तमिलनाडु में है। ये चोल शासकों में से परकेशरी वर्मन का ये लिखवाया हुआ है, परकेशरी वर्मन के द्वारा इसको लिखवाया गया था। बरहूत का जो स्तूप है ये सतना मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप सांची मध्य प्रदेश में है। और अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ जिसकी हम बात कर रहे हैं जो हमारे नेशनल एम्बलम है वो आपका यूपी के अंदर जो म्यूजियम है उसके अंदर स्थित है अभी। हालांकि इसका जो पिलर है वो वाराणसी के आसपास है, लेकिन हम इसकी अगर ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो वो आपका एक म्यूजियम में है। नेक्स्ट जो पूछा जाता है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख जो है ये भानुगुप्त के द्वारा, जो गुप्त वंश के शासक थे भानुगुप्त, उनके द्वारा लिखवाया गया था एरण अभिलेख। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? हमारे इतिहास का इम्पोर्टेंट लैंडमार्क क्यों है ये? अच्छा जो है इसको इंक्लूड करने का क्यों है कारण? क्योंकि ये वो अभिलेख है जिसमें प्रमाणिक तौर पे सबसे पहले सती होने का प्रमाण मिलता है, किसी महिला के द्वारा सती होने का।
इसमें भोजराज, भोजराज जो है कोई राजा नहीं है, कोई व्यक्ति है। ऐसे ही भोजराज की जो पत्नी है उनकी मृत्यु के पश्चात सती हुई थी, इसका मिलता है। एरन जो है वो विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर इसकी लोकेशन के बारे में पूछा जाता है कि एरन अभिलेख कहाँ पे है, तो ये विदिशा मध्य प्रदेश में है। नालंदा महाविहार, वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नालंदा महाविहार ये बिहार के नालंदा में है। इसके खोजकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। नालंदा महाविहार वो एरिया है जो कि बौद्ध भिक्षुओं की यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे न केवल भारत के बौद्ध भिक्षु बल्कि पूरी दुनिया के जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते थे, अपनी पढ़ाई करते थे। और विभिन्न मुद्दों पे, जिस पे जो है माइथोलॉजी, हर एक प्रकार की यहाँ पे चर्चा होती थी। ये शिक्षा का भारत में बहुत बड़ा केंद्र था विश्व की दृष्टि से भी। तो वो नालंदा, इसकी खोज किसने की थी? यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसके अंदर चीनी यात्री हेनशांग भी आया था। ये हेनशांग की यात्रा के वर्णन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है वो भारतीय इतिहास के जो प्रमुख मंदिर गवाह हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो मंदिर इंक्लूड किए हैं जो कि प्राचीन हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और मंदिर हम पढ़ेंगे बाद में, और अदर जो मॉन्यूमेंट नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है। सो एक क्लास और तो बनती है इस पे। तो यहाँ पे जो मंदिर हैं वो प्राचीन मंदिर हैं, जो भारत के काफी प्राचीन हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर जो है ये है आपका तंजौर तमिलनाडु में। ये राजा राज चोल के द्वारा लगभग 1002 ईस्वी के अंदर बनवाया गया था। दोनों चीजें याद रखनी है आपको यहाँ पे, एक तो तंजौर तमिलनाडु याद रखना है, और दूसरा बनवाया किसने था? चोल शासक राजा राज ने बनवाया था। ये शिव मंदिर है और द्रविड़ स्थापत्य कला का उदाहरण है, द्रविड़ स्थापत्य कला का उदाहरण है ये। नेक्स्ट आता है कैलाशनाथ मंदिर, जो कि एलोरा की गुफाएं हैं वहां पे बना हुआ है। ये भगवान शिव को समर्पित है। थर्ड वन इज द चेन्ना केशव मंदिर। चेन्ना केशव मंदिर जो है वो आपका बना हुआ है कर्नाटक में, और होयसाल शासकों के द्वारा विष्णु भगवान को समर्पित ये आपका इंपॉर्टेंट टेम्पल है। होयसाल शासक जो है दक्षिण भारत के। तो चेन्ना केशव मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तुंगनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर जो है दिस इज वन ऑफ दी शिव टेम्पल। कहाँ पे? जो प्रसिद्ध हमारे उत्तराखंड के पंच केदार जिनको बोलते हैं। पंच केदार जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ, इस प्रकार से जो पंच केदार हैं उत्तराखंड में, उनमें सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि हिमालय में सबसे ज्यादा हाइट पर स्थित एक छोटा सा मंदिर है। काफी प्राचीन मंदिर है। प्राचीनता का महत्व तो यहीं से पता चल जाएगा इस तुंगनाथ मंदिर का, कि इसको रामायण से जुड़ा हुआ बताते हैं। कहते हैं कि श्री राम जी ने जब वध कर दिया था रावण का, तो उन्होंने वध के पाप से बचने के लिए, मतलब उसका प्रायश्चित करने कुछ समय के लिए यहाँ पे क्या की थी? तपस्या की थी। तो उस टाइम का ये मंदिर माना जाता है, तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका आता है इसी सीरीज के अंदर आदि कुंभेश्वर। आदि कुंभेश्वर जो है ये तमिलनाडु में है, कुंभकोणम में। कुंभकोणम नामक एक जगह है जिसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। कुंभकोणम को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। ये आदि कुंभेश्वर शिव जी का मंदिर है। वृद्ध राजा पेरुमल मंदिर, वृद्ध राजा पेरुमल मंदिर जो है ये आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। ये विष्णु भगवान को समर्पित है, और कहा जाता है कि इस मंदिर में जो छिपकलियों की मूर्तियां बनी हुई हैं, इनको छूने भर से ही क्या होते हैं? पाप मिट जाते हैं मनुष्य के। तो छिपकलियों की मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से मंदिर है जहाँ पे ये, क्योंकि यू डोंट नो, ये संस्कृति का पार्ट है कि यहाँ पे किसी भी सेक्शन से आपसे पूछे तो जो चीजें प्रसिद्ध है एटलीस्ट उनको हम कवर करते हुए चले। कोणार्क सूर्य मंदिर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जिसको क्या कहा गया था? ब्लैक पगोड़ा भी कहा था।
उड़ीसा में है ये लगभग 1250 ईस्वी के अंदर गंग राजा यानी कि गंग वंश के राजा, गंग राजा का मतलब है गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। नरसिंह देव फर्स्ट जो है उन्होंने कोणार्क सूर्य मंदिर को बनवाया था, जिसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। यहाँ पे विशाल रथ जो है, क्योंकि ये जो मंदिर है, मंदिर इस प्रकार से होता है, ये गर्भगृह होता है, यहाँ पे मंडप, महामंडप और अर्ध मंडप होते हैं, ये सीढ़ियां, तो ये इसको बोलते हैं जगती। तो यहाँ पे विशाल रथ, रथ के पहिए, और इस प्रकार से दिखाया जाता है कि ये जो मंदिर है ये एक रथ पे है, और सामने घोड़े जो होते हैं उनकी मूर्तियां होती हैं, तो इनको रथ मंदिर बोलते हैं। ये यहाँ की खासियत होती है। तो विशाल रथ इसकी खासियत है। यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल के अंदर इनको सम्मिलित किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट वन आता है हमारे इंपॉर्टेंट दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। कहाँ पे है ये? आपके माउंट आबू में है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, जिसके अंदर 5 जैन मंदिरों का समूह है, जिसमें से एक जो है महाराणा कुंभा ने भी बनवाया था आपके 1449 में। कुंडूनाथ मंदिर उनको, उस मंदिर को कहते हैं पर्टिकुलरली। 5 जैन टेम्पल्स का समूह है दिलवाड़ा जैन मंदिर। पंचरत्न मंदिर, पंचरत्न मंदिर जो है बांकुरा पश्चिमी बंगाल के अंदर है। कहाँ पे है? बांकुरा पश्चिमी बंगाल में है। हिंदू टेम्पल है ये, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। किसने बनवाया था? राजा रघुनाथ के द्वारा 1643 ईस्वी। फिर आता है आपका विठल मंदिर। विठल मंदिर जो है हम्पी की जो गुफाएं हैं, उन हम्पी की गुफाओं में बना हुआ। हम्पी की गुफाएं कहाँ पे हैं? ये गुफाओं में छूट गया था। हम्पी गुफाएं कर्नाटक में हैं, और उन्हीं गुफाओं में बना हुआ है विठल मंदिर, जो कि श्री कृष्ण भगवान का ही रूप माना जाता है। विठल मंदिर ये प्रसिद्ध है। इस गुफाओं के अंदर, इस मंदिर में बनी हुई पिलर्स, उनको यदि टच करते हैं तो म्यूजिकल साउंड्स निकलती हैं, तो इनको कहा जाता है म्यूजिकल पिलर्स, यानी कि संगीत देने वाले स्तंभ। पिलर्स का मतलब होता है स्तंभ। तो ये जो गुफा मंदिर है के अंदर जो पिलर्स हैं, इनको कहा जाता है म्यूजिकल पिलर्स। तो ये कहाँ पे है म्यूजिकल पिलर्स? विठल मंदिर के हम्पी जो कर्नाटक में स्थित है। ओरछा मंदिर जो है वो आपके मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो के मंदिर जो कि अपनी इरोटिक आर्ट के लिए जाने जाते हैं, वो है आपके मध्य प्रदेश में खजुराहो। चंदेल शासकों ने इनको लगभग 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य इनका निर्माण करवाया था। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। राजस्थान के अंदर भी इनकी बहुत सारी जो है अलग अलग हम पढ़ते हैं। राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू टेम्पल जो है, किराड़ू मंदिर है, उसको कहा जाता है हाड़ौती या मिनी खजुराहो कहा जाता है। अर्थुना मंदिर को जैसे बांसवाड़ा में है, उसके लिए कहा जाता है वागड़ का खजुराहो। तो इस प्रकार से जो खजुराहो मंदिर हैं वो हमारे राजस्थान जीके का भी पार्ट है। और इंडिया जीके में अगर हम बात करें तो ओरिजिनल खजुराहो टेम्पल हैं वो आपके हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो के अंदर है। खजुराहो जो है वो जगह का नाम है, दैट्स वाई ये लैंडमार्क में इंक्लूड हुए हैं ना। जगह का नाम है खजुराहो। ये चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया था। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, जो कि द्रविड़ स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, जिसके अंदर हमने जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के सांस्कृतिक तौर पे जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हैं और स्मारक हैं उनको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट जो इस सीरीज की जो क्लास होगी हमारी नेक्स्ट, उसमें हम जो है मध्यकालीन भारत और ब्रिटिश काल के जो प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क्स प्लस जो हमारे स्मारक हैं उनको इंक्लूड करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।